यस पूनम जी। ओके, सो मैं ये बता रही थी कि ये जो हमारा यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड है, इसमें एनर्जी प्योर फॉर्म में होती है, यानी कि इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमारी नहीं होती है। और हम मेडिटेशन जब करते हैं या हम ज्यादा प्रकृति में रहते हैं या जब हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं, हम सर्विस देते हैं, तो हम यहाँ से बहुत अच्छी ऊर्जा यानी कि एनर्जी को हम गेन कर सकते हैं। यहाँ पे खास बात हमने क्या समझी थी कि हमें हर चीज को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए कि या तो हम उसको एज ए एनर्जी देखें या हम उसको एज ए मैटर देखें। हमें इन दोनों परसेप्शन में बैलेंस रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब किसी को कैंसर होता है तो हम उसको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है आप इसको एक वेव की तरह देखिए रेदर देन अ पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसको कब एक वेव की तरह और कब हम उसको एक पार्टिकल की तरह समझेंगे। अब ये जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड होता है, ये यूनिवर्सल लॉ का पालन करता है और ये हमारी लाइफ में ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे माइंड के फंक्शन और हमारे इमोशंस और इवनली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी सपोर्ट करता है। और हम ये देखते हैं कि इसी से हमारा यूनिवर्सल माइंड मैनिफेस्ट होता है। अब क्वेश्चन हो सकता है यूनिवर्सल माइंड क्या होता है? यूनिवर्सल माइंड इज समेशन। किस किस का समेशन है? मिनरल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का और ह्यूमन किंगडम का। और ये जो भी हमारा एनर्जी फील्ड होता है, ये दूसरे एनर्जी फील्ड पे असर डालते हैं। प्लांट्स जो है वो हमारी लाइफ पे भी डालते हैं और हम ह्यूमन बींग्स ने भी प्लांट की लाइफ के ऊपर असर डाला है। और इससे रिलेटेड जो हमें एक खास हमें समझने की जरूरत ये होती है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों की हीलिंग करने लग जाते हैं अनप्रोफेशनल वे में, जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जो है बीमारी को ले आती है। हाँ, जो थर्ड आई मास्टर्स हैं, दे नो कि किस तरीके से इस एनर्जी फील्ड को यूज करना है, वो इस एनर्जी फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे को प्लैनेट्स का, हाउस का और व्हीकल्स का, अगर इनसे रिलेटेड हमें कोई भी बैड एक्सपीरियंस आता है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें अपनी इंटरनल लर्निंग पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जब हम अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो भी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो जाते हैं। और इसमें हमारे को जैसे हम बोलते हैं कि क्राउन चक्र एक्सपीरियंसेस और वननेस एक्सपीरियंसेस हमें फील होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी कॉस्मिक एनर्जी की। कॉस्मिक एनर्जी भी सब जगह होती है और हम इसको कैसे रिसीव करेंगे? हम इसको रिसीव करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। पत्री जी से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिया। वो बोले कि ये जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है उसको बैंक की तरह लेके चलो। जैसे बैंक में सबका पैसा पड़ा होता है, लेकिन उसमें से हम जो अपने अकाउंट में से अपना पैसा निकालेंगे वो कॉस्मिक एनर्जी है। उन्होंने समझाया कि आप ही का पैसा है, लेकिन जब आप चेक पे साइन करते हो तो पहले बैंक उस चेक को, आपके साइन को टैली करता है। अगर वो टैली करता है तब आप अपना ही पैसा वहां से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम जब सही तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से हम अपने हिस्से की कॉस्मिक एनर्जी को ले सकते हैं। ये एनर्जी हमारे शरीर में, हमारे एनर्जी ट्यूब्स में जाती है। हमारे जो एथरिक पैचेस होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, ये उनको क्लीन करती है और हमारी बीमारी वहां से भाग जाती है। जितने भी हमारे फिजिकल और हमारी मेंटल इलनेस होती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, ये वहां से उतनी जल्दी से भाग जाती है। कॉस्मिक एनर्जी इज लाइक फ्यूल फॉर द सोल। अगर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक आ जाए, डैश इज नोन एज द fuel for the soul, तो वहां पे क्या आ जाएगा? कॉस्मिक एनर्जी।
कॉस्मिक एनर्जी हमें कहाँ ज्यादा मिलती है? नेचर में, पहाड़ों पे, बीच पे, नेचुरल एनवायरनमेंट के पास, फॉरेस्ट में, बच्चों के साथ खेलने में और क्रिएटिव वर्क करने से भी हमारे को बहुत अच्छी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आजकल तो इसके लिए एक्रिलिक फोटोग्राफी होती है, जिससे कि वो हमारा बता देते हैं कि भाई आपके ऑरा की पोजीशन क्या है, और इसके अंदर वो हमारे एनर्जी पैटर्न को भी देख पाते हैं, कहाँ ब्लॉकेज है किस तरीके से, जिसको कि डाउजिंग भी बोलते हैं। हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं? हमें ना कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी विचार, मतलब जब विचारों की जरूरत भी नहीं है, स्टिल वी आर ऑक्युपाइड, कि हम सोच में लगे रहते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें इमोशंस, अपनी स्पीच, अपनी सर्विस और अपनी पोजीशन, हमें इनके ऊपर बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना चाहिए। और जब हम काफी अच्छी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी ले लेते हैं, तो हमें वाटर के रिलेटेड सपने आने लग जाते हैं। जब हमें वाटर के रिलेटेड सपने आते हैं, तो उस समय ये एडवाइस किया जाता है कि अब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, म्यूजिक सीखना चाहिए, या आपको लैंग्वेज। अब किसको क्या करना चाहिए, उसी के लिए हम ये चीज बोलते हैं कि जो हमारे काउंसलर होते हैं, अब कई लोग होते हैं जो इतनी रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ड्रीम दिखने आते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर उनको ये बताया जाता है कि अब समय है, आप कोई म्यूजिक सीखिए या आपको कोई न्यू लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहिए। अगर आपके कोई भी वाटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आपको किचन में या आपके बाथरूम वगैरह में उनसे रिलेटेड आपको कोई एक्सपीरियंसेस या ड्रीम्स होते हैं, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। इवनली मनी के लिए भी हम यही चीज बोलेंगे, क्योंकि मनी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। शुरू में जब हम स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ज्यादातर हम ध्यान किस तरीके से देंगे? EWC। तो कभी कभी ये भी आ जाता है EWC का फुल फॉर्म बताइए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। शुरू में हम बोलते हैं कि ऑर्डर यही होना चाहिए, पहले अपनी एनर्जी बढ़ाइए, फिर अपना विजडम लीजिए, फिर कहीं जाके कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा यही ऑर्डर बना रहेगा। जैसे मैंने बताया अभी कि ट्यूमर है, तो ट्यूमर को भी हमें एक एनर्जी बॉल की तरह लेना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम उसको एक एनर्जी बॉल की तरह लेंगे और हम अपनी इंटेंशन से अपनी एनर्जी को वहां पे डालते हैं, तो उनसे पेशेंट को काफी राहत मिलती है। और कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स जो है, इट कम्स अंडर सेकंड चक्रा। तो अगर ये भी पूछा जाए कि ये अंडर विच चक्र आता है, तो सेकंड चक्रा में, सेक्रल चक्रा में, स्वादिष्ठान चक्रा में ये आता है। इसके बाद हम करेंगे हमारा ओवर सेल्फ। हाँ जी, ओवर सेल्फ को हम ट्राइयून सेल्फ बोलते हैं। इसमें हम खुद को एक एज ए डूअर, नोअर और थिंकर की तरह लेके चलते हैं। हम डूअर पार्ट ही तो करने आए हुए हैं, तो हम सिर्फ अंडर सेल्फ में जो है, हम लोग डूअर पार्ट करने के लिए आए हुए हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने आप को एक ना 3D ट्रायंगल में देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब हमें कलश का एक्सपीरियंस होता है मेडिटेशन में, या हमें ड्रीम में एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो वो हमें इस बात का संदेश देता है कि हमें ओवर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट करने की जरूरत है। तो यानी कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही खूबसूरत इसको माना जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये लैंडमार्क है कि अब जो है उस इंसान में इंट्यूटिव गाइडेंस जो है वो बहुत अच्छे लेवल से आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल। सोल, आत्मा। अभी मैंने बोला कि हम लोग अंडर सेल्फ है, हम लोग डूअर पार्ट करने के लिए आए हुए हैं। ओवर सेल्फ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक माँ की तरह, और सोल को हम समझ सकते हैं एक चाइल्ड की तरह। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ एक बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट नहीं है, वी आर दी सोल, यानी कि हमें सोल लेवल के ऊपर सोचना चाहिए। सोल जो होती है, ये एटर्नल कॉन्शियसनेस है, और इसके अंदर क्या है? इसमें एनर्जी और विजडम भरी होती है।
जो मिनरल किंगडम होता है उनके पास भी एनर्जी है और कॉन्शियसनेस है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम उनके साथ ट्यून अप हो पाते हैं, लेकिन उनके पास विजडम नहीं होती है। विजडम जो है वो हमारे ह्यूमन किंगडम के पास होती है। और हमको सोल के बारे में ज्यादा जानकारी कब होती है? जब हमें एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन एक्सपीरियंस से ही क्यों हम ये ज्यादा पूछते हैं कि आप अपने ड्रीम्स बताइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, आप अपना डे टू डे कोइंसिडेंस देखिए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और काफी बार ये बोला जाता है कि हमें डिटैचमेंट में रहना चाहिए। तो परफेक्ट डिटैचमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड की अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब होता है हमें ये समझना चाहिए कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है, सोल परमानेंट है। तो उससे हम अपने अंदर भीतर जो कई हमारे दुख भी होते हैं, हम उनसे भी बाहर निकल सकते हैं। जिस तरीके से आपको मालूम ही है कि किसी भी एक पेड़ की जो शाखाएं होंगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उस पेड़ की रूट कैसी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी सोल है वो रूट है, और वो ज्यादा प्रायर है एज कम्पेयर टू ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है? वो हमारा शरीर है। हमने 10 ट्रैफिक सिग्नल में भी ये चीज करी थी कि जीसस क्राइस्ट का ये कोटेशन है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटनेस फर्स्ट एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है जो कोटेशंस हैं। तो जस्ट आई एम गिविंग यू सम आइडिया कि कोटेशंस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सीक द डैश ऑफ गॉड एंड हिज राइटनेस, या सॉरी हिज डैश फर्स्ट। तो आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स में ये आना चाहिए। फिर हम सोल स्कैनिंग करते हैं। सोल स्कैनिंग कैसे होती है? वो हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से करते हैं, हम ड्रीम से करते हैं, हम डे टू डे हमारे जो उस इंसान का कोइंसिडेंस है, हम उसकी दिनचर्या को एनालाइज करके, और अगर उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल, वहां से हम उनकी सोल स्कैनिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है MDP। तो फुल फॉर्म भी आ सकती है मेजर डेविएशन पॉइंट। मेजर डेविएशन पॉइंट क्या है? जब हम अपने सोल प्लान से डेविएट हो जाते हैं। क्योंकि सोल प्लान हम खुद डिसाइड करके आए होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आके हम भूल जाते हैं हमें क्या करना था, तो अचानक से हमारी लाइफ में एकदम कोई यू टर्न आने लगेगा। किसी को सोशल, किसी को फाइनेंशियल, किसी को मेंटल डिजीज, रिलेशनशिप की मेजर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो वो हमें इंडिकेट करता है ये मेजर डेविएशन पॉइंट है। उस समय हमें कोई नई लर्निंग या नए लेसन सीखने की जरूरत होती है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे सोल लेवल में जो कमी होती है और जो हमारा इंटेलेक्ट लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो एक अनुमान के तौर के ऊपर, इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इट हैज बीन मेड। अगर 10% डेविएशन होती है तो हमें स्किन प्रॉब्लम होती है। 40% डेविएशन अगर हमारे सोल प्लान से होते हैं तो हमारे को मसल्स प्रॉब्लम होती है। 90% डेविएशन होने पे हमें बोन फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर किसी का 180 डिग्री ही एकदम वो अपने सोल प्लान से ऑपोजिट चलता है तो उनको किडनी फेलियर या कैंसर जैसी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। हम अपने सोल एवोल्यूशन में 4 मेन ऑब्स्टेकल्स मान के चलते हैं। अगेन आ सकता है, मतलब चाहे आपको MCQ में आए या फिलिंग इन द ब्लैंक में आए, वो क्या है? वो है फियर, ईगो, पावर एंड स्पिरिचुअल लेजीनेस। आई थिंक this unique then there is law of incarnation and law of karma. So first I am taking this law of incarnation. ये जो लॉ ऑफ री इनकारनेशन है, हमें मालूम है जैसे अभी बोला कि डेथ जो है वो शरीर की होती है, आत्मा की डेथ नहीं होती है। आत्मा एटर्नल है, उसकी कभी कोई डेथ नहीं है। हम लोग क्या है? हम स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट एंड सोल है। हम आएंगे, हम जाएंगे। हम आने जाने के लिए जिस वाहन का यूज करते हैं वो क्या है? वो हमारी बॉडी है।
तो अगर ये पूछा जाए डैश इज यूज्ड एज द व्हीकल फॉर सोल जर्नी, तो वो क्या है, वो हमारी बॉडी है। जब हम एनर्जी, नॉलेज और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इस पूरे सिस्टम में क्या है, उसमें एनर्जी है। हम हर जन्म में कुछ ना कुछ नई एनर्जी लेते हैं। हम खुद किसी जन्म में हो सकता है मेल, फीमेल, अमीर, गरीब, खूबसूरत, अगली, किसी में हैंडीकैप, किसी भी उसमें आते हैं। क्यों आते हैं? एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं। तो जब भी हम वो एक्सपीरियंस लेंगे तभी हम अपनी सोल लेसन्स को पूरा कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माइकल थ्योरी, एक उन्होंने बताया हुआ है कि हम लगभग 350 से 400 लाइफ टाइम्स में मतलब हम लोग आते हैं, और वी नीड टू फाइंड कि इस लाइफ टाइम में मेरा पर्पस क्या है। जब हम अलग अलग, अगर आपको मालूम ही होगा कि तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक सात्विक गुण है। अगर हम सब लोग आज स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हैं तो देयर इज नो डाउट कि सात्विक गुण के लोग ही हैं हम सब। लेकिन हमने अपने तमोगुण और रजोगुण में हमने भी बहुत नेगेटिव चीजें करी होंगी, बहुत चीजें सीखी होंगी, और अब हम उनका कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी आते हैं। तो वो चीजें अगर हमने अपने पास जन्मों में नहीं सीखा तो फिर उसको सीखने के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है। जब हम वो लेसन वो यहाँ पे सीख लेते हैं तो वो जो बीमारी, वो प्रॉब्लम होती है, वो हमारी यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आपके नोट्स में भी होगी, रिचर्ड बैक की है, वी सीक प्रॉब्लम्स बिकॉज वी नीड गिफ्ट्स हिडन इन। तो थोड़ा इनको भी, और किसने कहा है इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जब फुल मून होता है तो हमने करा है एक दिन पहले, फुल मून वाले दिन और एक दिन उसके बाद। अगर हम बहुत इंटेंस मेडिटेशन करते हैं और हम बहुत ही पास्ट लाइफ से रिलेटेड किताबों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब कभी कभी हमने देखा है कि कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बहुत ही जैसे एबॉर्शन हो जाते हैं, या मेंटली रिटार्ड लोग होते हैं, या हैंडीकैप लोग होते हैं, तो हम उनके लिए बहुत बुरा सोचते हैं या हम किसी और को ब्लेम करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्स होती हैं ये खुद डिसाइड करके लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ लर्निंग लेने के लिए आती हैं, तो हमें उसके लिए कभी भी किसी को जिम्मेवार नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक मैनी मास्टर, मैनी लाइव्स की और सोल बुक्स जो है वो हमें पढ़नी चाहिए, तो उनसे हमारा ज्ञान जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ के मतलब हमारे को क्लैरिटी मिलती है। और हम जब एक बार इंसान बन जाते हैं तो फिर वी रीइंकार्नेट ओनली एज ह्यूमन। उसके बाद हमें करना है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा तो मतलब इतना सुनते हैं, भगवत गीता में भी इतना हमने किया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म में ये बोला जाता है जो बोओगे वो ही पाओगे। अगर हम आम के बीज लगाएंगे तो फिर आम ही आएगा, उसमें गुलाब के फूल तो हमारे नहीं आएंगे। ये जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ये किसके ऊपर काम करता है? ये काम करता है हमारी थॉट, स्पीच और डीड के ऊपर। TSD, थॉट, स्पीच और डीड के ऊपर ये काम करता है। ये जो हम एक्शंस करते हैं ये क्या है? ये फूड फॉर दी सोल है। पहले में मैंने फ्यूल बोला था, वो फ्यूल था, ये फूड है, ये उनका भोजन है। तो ध्यान देना कि फ्यूल और फूड दो चीजें हम इसमें लेते हैं। जिन लोगों में बहुत लेजीनेस होती है वो लेजीनेस भी हमारा जो है वो कर्मा क्रिएट करती है। 3 तरह के हमने कर्मा बोले हैं, एक हमारा पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर होता है। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा, 3 हमारे होते हैं। और चाहे हमारा कर्मा गुड या बैड हो, ये ध्यान रखना, वो हमें प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाता है। ये मत सोचना कि सिर्फ गुड कर्मा ही प्रोग्रेशन पे लेके जाएगा, ये प्रोग्रेशन थ्योरी पे चलता है। यानी कि हम एक दिन में कुछ भी करते हैं, वो सही करते हैं वो गलत करते हैं, हम तब भी प्रोग्रेस करते हैं। और जो सुसाइड केसेस होते हैं जिसमें कि अचानक से कोई सुसाइड कर लेता है, तो ये माना जाता है कि सुसाइड कभी सोल प्लान में नहीं होता है।
और जब वो वहां जाते हैं तो वो ये रियलाइज करते हैं कि ओ ये मैंने कितना गलत काम किया, मैं तो ये सोल लर्निंग लेने गया था और मैं बीच में ही सुसाइड करके भाग के आ गया। तो फिर दोबारा से वो अगले जन्म में आएंगे, उस लर्निंग को पूरा लेंगे और वो कभी भी कैसे भी हालात हो जाए वो कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके पास विजडम उनके पिछले जन्मों से उनके पास संचित रहती है। सो इसके अलावा मेरे पास मतलब आपके सिलेबस में, और आपने 1 टैबलेट तो नहीं किया ना? अगर किसी को लगता है कि कोई 1 टैबलेट इसमें मैंने अगर नहीं बताई तो प्लीज कोई बताएंगे, क्योंकि मेरे को जो सिलेबस दिया गया उसमें नहीं है और कोई और। तो आई थिंक कि यही है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2 टैबलेट। 2 टैबलेट के अंदर हम सबसे पहले करेंगे वो है हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस। किसी भी जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं या हम जो एविडेंस देखते हैं उसके 2 तरीके होते हैं, एक है हमारा डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। ये जो हमारा डायरेक्ट एविडेंस होता है, डायरेक्ट एविडेंस लेने के भी हमारे 2 तरीके हैं, एक है मटेरियलिस्टिक और एक है हमारा स्पिरिचुअल वे में। जो मटेरियलिस्टिक है उसमें भी 2 तरीके हैं, एक है डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और दूसरा है अपने परिवार की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। हम दोनों जगह पे अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। हम अपनी रोजमर्रा की जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी है वो भी पूरा करेंगे और परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है हम उसको भी पूरा करेंगे। जब हम स्पिरिचुअल वे में आते हैं तो स्पिरिचुअल वे में हमें 4 तरीके लेने हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ये हम 4 मेथड से ले सकते हैं, मेडिटेशन से, एस्ट्रल ट्रैवल से, थर्ड आई एक्सपीरियंस से और हम अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। हमें क्या फायदा होता है जब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं? पहली चीज तो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट क्या हुआ, जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम कैसे देख पा रहे हैं? हम आंखों से देख पा रहे हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो हम अपनी आई से ले पाते हैं और आंखों को सबसे सुपीरियर माना जाता है एज कंपेयर टू बाकी सेंसेस। वो बोलते भी हैं एक सर्वेद्यम नयम प्रार्थनम, आई मीन कि आईज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा हमारी सुपीरियर होती हैं। और इसके बाद अगर हम अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस में किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें आई प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आई प्रॉब्लम इज ड्यू टू, तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस इन गेनिंग डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है फिर हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं यू नीड टू वर्क ऑन गेनिंग योर डायरेक्ट एविडेंस, आपको उन अनुभवों को लेने की जरूरत है। और इसके अंदर दूसरा क्या हो सकता है कि इनसे हमारी परसेप्शन भी चेंज होती है। अगर हम कोई डायरेक्ट एविडेंस लेते हैं तो उससे हमारी खुद की सोच भी बदलती है। जब हम पॉजिटिव परसेप्शन से चलते हैं तो हम पॉजिटिविटी को ही अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस जो हमारे बाकी सेंसेस रह गए, बाकी क्या है, कान है, नाक है, जीहा है और स्किन है, इनसे हमें जो मिलते हैं, ये जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी वाला होता है वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारा नेचर है, हमारे गुरु हैं, हमारे धर्म है, हमारे शास्त्र हैं, जहां से हमारे को ये ज्ञान मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम होती है। इट मीन्स यस, हम फिल्टरेशन कर सकते हैं, हम वो सीखना चाहें तो सीखेंगे, अगर हमें वो नहीं लग रहा तो हम नहीं सीखेंगे, अगर हमें किसी की वो बात नहीं माननी तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 60% ये जो हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस होता है वो हमें प्राइमरी लेवल के ऊपर मिल जाता है। जब हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल की,
सेकेंडरी लेवल में क्या होगा, हम गाइडेंस किससे लेंगे, गुरु से लेते हैं, और हम गुरु की कही हर बात के ऊपर अमल करेंगे। यहाँ हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी, अब हमने सरेंडर कर दिया, यहाँ हमारे पास अब फ्रीडम नहीं होगी। इससे क्या होता है, हमारे अंदर में जो बची खुची नेगेटिविटी रहेगी वो निकलेगी, और हमारी पॉजिटिविटी जो है वो मल्टीपल तरीके से बढ़ती है। और यहाँ पे ये चीज हमें कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट रहता है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस ज्यादा कानों से, वो बोलते नहीं है बातें सुनना, तो हमें वो ज्यादा यहाँ से मिलता है। बाकी ऑर्गन से भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ, लेकिन मुख्यतः हम इसको एयर से जो है वो लेके चलते हैं। अगर किसी भी कभी कोई जो पेशेंट गॉड आया, या कभी आप भी देखिए, अगर हमारे कानों में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये बोला जाता है कि थोड़ा आपको जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस अपने को उसके ऊपर ज्यादा नॉलेज लेने की, उसको समझने की आपको ज्यादा जरूरत है। तो इन अ कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, देखिए ये लाइफ में ये हमारे साथ साथ चलेंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, देयर इज लाइक नो सेकंड थॉट कि ओनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सारे सेंसेस सभी को इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट भी लेंगे और इनडायरेक्ट भी लेंगे। और ऐसा ये माना जाता है कि एक विजडम को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, 33% उसमें मेडिटेशन का योगदान रहता है, 33% हमारा साजन संगत्य का रहता है, 33% हमारा स्वाध्याय है, और 1% हमारे नेचर का कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें रहता है। दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद है हमारा एक डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक ये क्या है, ये बिहेवियरल पैटर्न है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहेवियरल पैटर्न्स आर डैश एंड डैश, तो लगेगा अरे वो कहाँ थे, तो वो यही है, डायनामिक और स्टैटिक। अब डायनामिक क्या होता है, हम बोलते नहीं है अरे यार इसकी तो पर्सनालिटी बड़ी डायनामिक है। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो लाइक कहते नहीं है कि जो चीजों में क्वालिटी जल्दी ले लेता है, वो जल्दी से एडजस्टमेंट कर लेता है, someone who is always ready to accept new ideas, new learning, new thinking, वो डायनामिक उनको हम मानते हैं कि उनका बिहेवियर डायनामिक होता है। और जो लोग एक पुरानी ही आइडियोलॉजी के ऊपर रहते हैं, वो नई बातों को नहीं समझते हैं, उनको हम स्टैटिक के अंदर कंसीडर करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डायनामिक होना चाहिए, सिर्फ स्टैटिक होना चाहिए, इट इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि दोनों के अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव हैं। अगर हम डायनामिक पैटर्न को अपनाते हैं तो हमारे में बहुत ज्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट होती है, वी विल बी मोर प्रोन टू इन्वेंशंस, हमारा एवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। लेकिन इसमें हमारे को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, हमें लैक ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट और यूनिवर्सल लव भी हमें ऐसे लग सकता है, हम बहुत मैकेनिकल जिंदगी जीने लग जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो अपनी ओल्ड आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, अब उनमें क्या होता है, उनका एवोल्यूशन प्रोसेस विल बिकम वेरी स्लो। वो जो काम, वो लकीर के फकीर, whatever they are doing they will be doing that they don't want to add something new, जो कर रहे हैं भाई मैं सही हूँ, उनमें ये चीज रहती है। हाँ, उनमें सेल्फ कंटेंटमेंट रहता है, नई लर्निंग ही नहीं ले रहे ना, सीख ही नहीं रहे हैं, तो फिर बार बार करके वो उसी में है, जॉय रहता है, यूनिवर्सल लव जो है वो उनमें रहता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस रखने के लिए इन दोनों के एस्पेक्ट्स के अंदर बैलेंस रखना इज वेरी जरूरी। कुछ बातों में जब हम अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, तो अगर हम एज अ पेरेंट, अगर हम अपने अंदर डायनामिक वो नहीं डालेंगे, तो क्या होता है, क्या लगने लग जाता है, घर में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अब जैसे कि अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो लोग बहुत डायनामिक होते हैं, लेकिन हाँ उनमें बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। वो लोग एशियन यहाँ पे आते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए और इन चीजों को समझने के लिए। तो ज्यादातर क्या देखा जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो एक स्टैटिक पैटर्न को अपनाते हैं। मैं कई बार अपनी काउंसलिंग में बोलती हूँ, वो कहते हैं बच्चा ये नहीं करता, मैंने कहा आप सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को 30 साल पीछे लेके जा रहे हैं, आपको आगे आना चाहिए, तो बच्चे को नहीं, अभी तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। तो वो उनमें वो रिजिडनेस होती है, तो उसके ऊपर हमें ये
मतलब एक चीज हमें समझने की जरूरत होती है। और लॉर्ड कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा, बहुत बारी आपने सुना होगा, पत्री जी इस चीज को बहुत बारी बोलते हैं कि 1 करोड़ पूजा इज इक्वल टू 1 स्रोत, 1 करोड़ स्रोत इज इक्वल टू 1 जाप, और 1 करोड़ जाप इज इक्वल टू 1 ध्यान। तो कितना खूबसूरत है इस ध्यान को करना। तो कभी इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो मैं तो इसको यूं याद कर रहा था जब मैंने किया था SJP, स्रोत जाप एंड पूजा, तो वो बड़ा इजी सा बन जाता, नहीं तो लगता था यार ये तो बड़े कंफ्यूज ना हो जाए कहीं इसके अंदर, तो हमें वो करना चाहिए। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पहले स्टेज में क्या होता है, हम ना संकल्प ध्यान करते हैं, लाइक कोई इंटेंशन रख के फिर ध्यान करना। दूसरे में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है हमें वो मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ। और तीसरे में हम क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि यूनिवर्स ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर इन दोनों चीजों के अंदर बैलेंस करके ही चलना चाहिए। जैसे कि वो बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ टाइम होती है हर इंसान की, उसको हम दो उसमें बांटेंगे। एक हम बोलते हैं हमारे अंदर अनकॉन्शियस एवोल्यूशन होता है, और एक हमारे अंदर कॉन्शियस एवोल्यूशन होता है। तो हमें इन दो के ऊपर जरा पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बहुत रिजिडनेस में रहते हैं, अगर हम अपना बहुत फिक्स्ड एटीट्यूड रखते हैं, तो उससे हमारे शरीर में भी इलनेस आ जाती है। तो इसके साथ ये वाला भी हमारा हो गया समाप्त। अब हम करते हैं कॉमन सेंस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो मैं कहूंगी मैंने ही आपको करवाया था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कॉमन सेंस क्या होती है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इवनली, जैसे कि हम जो अलग अलग किंगडम के अंदर रहे हैं, उनका जो समेशन होता है, मतलब जो सोल के आज तक जितने लेवल्स रहे होते हैं, उसका जो समेशन होता है वो उनकी कॉमन सेंस होती है। यहाँ पे एक चीज हमने समझी थी, ग्राउंड कॉमन सेंस। तो हमने ये देखा था कि जब हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू, मैं तो PTG, प्लेस टाइम एंड ग्रुप, जब हम उसको प्लेस टाइम एंड ग्रुप के हिसाब से करते हैं तो हम उसको जो है ग्राउंड कॉमन सेंस बोलते हैं। उसके बाद जो जब हम अपने लाइक कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये भी समझा था कि हमें ओल्ड बिलीफ सिस्टम और रिचुअल्स से भी बाहर निकलने की जरूरत होती है। जो लोग बहुत ज्यादा अपने रिचुअल्स या बिलीफ सिस्टम में रहते हैं, तो हम फिर कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है हम उसको रोकते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, उनको समझ में आता है इट इज जस्ट लाइक अ ड्रामा। तो इसीलिए वो ना किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ना कोई नेगेटिव स्पीच बोलते हैं, और उनको वो इसी चीज में रहते हैं, हम सब तो भाई सोल है, हम तो आत्मा है, और ये तो सिर्फ एक शरीर है। अब इसके अंदर हमने एक चीज और देखी थी कि अगर हम सिर्फ प्योर कॉमन सेंस के ऊपर रहते हैं, तो क्या होता है कि हम सिर्फ सिक्के का एक पहलू ही देखते हैं। अगर हम सिर्फ प्योर कॉमन सेंस पे रहेंगे तो हम एक ही बात देखेंगे, और अगर हमारे को कोई स्पिरिचुअल बंदा ज्यादा नॉलेजेबल वो हमें कुछ बात कहेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे जब हम अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के अंदर आते हैं, तो फिर हम जो है क्या करने लग जाते हैं, हम पूरे 360 एंगल के ऊपर चीजों को देखना समझना शुरू कर देते हैं। उस समय हम सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपनी अति इंद्रियों को भी, उन्हीं सेंस ऑर्गन के जो इनर सेंस होते हैं, जो हमारे को नॉलेज और मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस देते हैं, इन आंखों से हम देखते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन और एस्ट्रल लेवल पे जाते हैं तो हम अपनी अति इंद्रियों की आंखों से जो देखते हैं, वो लोग उसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर आपने देखा था कि शुरू में क्या होता है, हम 30% सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेते हैं, 70% कॉमन सेंस। जब और ग्रोथ होती है दोनों के 50-50, फिर जब और ग्रोथ हो जाती है तो 70% स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम लेने लग जाते हैं, और 30% हम कॉमन सेंस के ऊपर चलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, और हम अपने गुरु के साथ
जो है मिलके काम करने लग जाते हैं, उस फेज को मैंने बताया था हम अकाउंटेंट फेज बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में हम कौन से फेज में होते हैं? हम अकाउंटेंट फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कंसीडर करने के लिए। सो यस, अल्कोहलिक वाला किया है ना, देन देयर इज अल्कोहलिक एंड होलिस्टिक। अल्कोहलिक क्या होता है? जैसे अल्कोहलिक तो हम बोलते हैं, अरे हम भी जब पहली बार ये टैबलेट का नाम, अरे अल्कोहलिक फेस, गलत नाम तो नहीं सुन रहे हैं? तो यस, अल्कोहलिक क्या होता है? किसी चीज का नशा, दैट इज एडिक्शन, मैडनेस, पागल हो जाना, टोटल डिपेंडेंसी जब हम किसी के ऊपर लेते हैं। ये दोनों क्या है? ये है हमारे फेजेस ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, हमारी आत्मा के विकास के ये दो हमारे फेजेस हैं। जब हम अल्कोहलिक फेज में होंगे तो वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, लव का भी होता है, रिलेशनशिप का भी होता है, इवनली पढ़ाई का भी हो सकता है। मुझे अच्छे नंबरों से पास करना है, हमारे को स्पिरिचुअल टैबलेट में 25 में से 25 नंबर लाने हैं, बन जाइए, अल्कोहलिक फेज में चले जाइए 22 तारीख तक, तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। तो क्या होता है, क्या अल्कोहलिक फेज बुरा है? तो प्लीज एक तो इसको उस नशे के साथ मत जोड़िए, बिल्कुल। शुरू में मैं भी कन्फेस करूंगी, शुरू में जब स्पिरिचुअल टैबलेट पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ड्यू टू मतलब लगता है कि अपना प्रोफेशन ये वो, तो यस मैंने भी अल्कोहलिक फेज में ही कदम उठाया, क्योंकि बार बार पढ़ने से स्पिरिचुअल नॉलेज तो थी, लेकिन इसको जब तक वो नहीं करेंगे वो समझ में वो नहीं, समय लगता है। तो मैंने भी इसके अंदर अल्कोहलिक फेज को ही अपनाया था। और जब वो फेज ओवर हो जाती है तब हमारे को इतना अल्कोहलिकिज्म रखने की जरूरत नहीं होती। जब हम होलिस्टिक पे आते हैं तो अब हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं हर चीज की, हर उसमें रहेंगे, वी विल बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड। इस फेज के अंदर हम ज्यादा ओपन, फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रखते हैं। जैसे मैंने एक चीज बहुत अच्छी चीजें सर से सीखी थी, उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने मुझे बोला कि सी, you are that kind of person who is doing from A to Z, from small a to capital Z. Stop doing this. और यकीन मानिए जब मैंने उस चीज को छोड़ना किया तो मतलब वाकई में जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मुझे उसमें इतना जो है आराम आना शुरू हुआ। तो हमें होलिस्टिक उसके ऊपर भी जाना चाहिए। Then I am talking about types of mistake. There are two types of mistakes. Two types of mistakes are there. One is major mistake and second is minor mistake. दो तरह की mistake। देखिए गलतियां तो हम करते ही रहते हैं, है ना, गलतियां तो हम हर समय ही करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मेजर मिस्टेक है, एक माइनर। मेजर मिस्टेक क्या होती है, ध्यान से समझिए, मेजर डेविएशन इन सोल प्लान। जब हमारे सोल प्लान में कोई मेजर डेविएशन होता है उसको हम मेजर मिस्टेक बोलते हैं। हम जब अब इस जन्म में आते हैं हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, सोल प्लान बनाकर आते हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो हम वो भूल जाते हैं। और मेजर मिस्टेक जो है ये ध्यान रखिए, ये इरिवर्सेबल है एंड कैन नॉट बी करेक्टेड। जस्ट होल्ड डाउन मृदाली, जस्ट टेक केयर ऑफ माय फोन। ओके, तो ये क्या होती है, ये इरिवर्सेबल है, ठीक है, और इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते। ये स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, तो स्वाधिष्ठान चक्र याद रखना है, इरिवर्सेबल है, इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये डेविएशन हमारे सोल प्लान से जब होता है, राइट, तो हम ये बोलते हैं, एक्चुअली में इसमें 50-50% कॉन्सेप्ट चलता है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ जन्म लेने से पहले ही
हम ये डिसाइड करते हैं हमारे माँ बाप कौन होंगे, मेरी फैमिली क्या होगी, इवन नहीं पता है अपने जन्म का समय स्थान हम सब डिसाइड करके आते हैं। और हम ये भी डिसाइड करके आते हैं अपने पास्ट कर्मा के बेसिस पे कि इस जन्म में जाके मैं ये काम करूंगी। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मेजर मिस्टेक कर रही हूँ? तो हमें फुटवेयर के एक्सपीरियंसेस होते हैं, चप्पलों मतलब फुटवेयर्स के। ये दो तरह के होते हैं। अब देखो इसमें भी कितनी गहराई में सर ने काम किया हुआ है कि बाहर की चप्पल या घर पहनने वाली चप्पल। अगर बाहर की चप्पल जैसे बहुत हमारी टूट रही है या खराब हो रही है, तो फिर इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कम्युनिटी। वो चाहे मेरी जॉब से रिलेटेड, मैरिज से, स्पिरिचुअल सर्विसेज से, या हम किसी गुरु की बात को उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारी घर में पहनने वाली जो चप्पलें होती हैं, तो वो मेजर मिस्टेक हम घर में कर रहे होते हैं। कुछ हमारे ऐसे इश्यूज होती हैं जो हम घर में कर रहे होते हैं। अब इसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं क्या है? हमारे शोल्डर की, जॉइंट पेन, हिप के, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो भी जो है हमारी मेजर मिस्टेक के अंदर ही आती हैं। जैसे कई लोगों को पैडल ऑडमा की प्रॉब्लम होती है तो वो चप्पलें नहीं पहन सकते हैं, तो वो भी मेजर मिस्टेक है उसके अंदर समझा जाता है। और यहाँ पे मैं बोलूंगी, मैंने भी अपने एक पेशेंट गॉड के ऊपर मेजर मिस्टेक के ऊपर काम कर रही हूँ, और वो काफी अपने डिप्रेशन से बाहर निकल रही है इस पॉइंट के ही बेसिस के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, हाँ जी, लेकिन आपने वो जो बताया ना किसी को पैर में चलने में तकलीफ होती है, तो वो क्या बताया आपने, क्या मेंशन किया? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? yeah ma'am, that is going to known as paddle edema, PEDDLE ODEM। ये प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग ना फुटवेयर नहीं पहन सकते हैं, वो फुटवेयर नहीं पहन सकते हैं, तो वो भी मेजर मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि देखिए हम भी जब पढ़ते थे, क्योंकि ये चीज कभी अप्लाई नहीं करी थी, आज एज ए काउंसलर हम अप्लाई करके देखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। और मैं कभी और एक मजे की बात बताऊंगी, ये नहीं है कि जैसे डॉग आपकी चप्पल ले जाए, या वो कहते हैं वो उसको फाड़ फूड़ देते हैं, तो यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको ये चीज बताऊंगी मतलब कैसे यूनिवर्स काम करता है। जिस दिन मैंने ये लेसन लिया था, उस दिन मेरे हस्बैंड की चप्पल को डॉग ने ऐसे किया, और मैं तो बस उनके ऊपर शुरू हो गई, देखो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। तो सीरियसली उस टाइम ड्यू टू सम प्रेशर, लाइक वो थोड़ा उनका सेल्फ का जो था एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफी डगमगाया हुआ था। तो मुझे तो एकदम उसकी वो प्रैक्टिकल चीज मिली। अब हम बात करेंगे माइनर मिस्टेक्स की। माइनर मिस्टेक्स लगती माइनर हैं, लेकिन असर ये भी करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। माइनर मिस्टेक फिलिंग इन द ब्लैंक 5 चीजों से आती हैं: थॉट से, विचारों से, स्पीच से, प्लेस से, टाइम से, और मनी से। ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है, हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए वो बोलते हैं, जैसे वो नहीं होते हमारे डोर मैट, पायदान बोलते हैं ना, जैसे उनपे बहुत डर्ट आपको हर समय मिलती है, हर समय आपको बहुत डर्ट देखने को मिलती है। लगती माइनर मिस्टेक है, लेकिन आप देखिए जो किडनी की प्रॉब्लम होती है और जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो माइनर मिस्टेक को हाईलाइट करती हैं। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट। वो क्या है? अगर जो लोग अपनी माइनर मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। जो लोग माइनर मिस्टेक, बड़ी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनको ज्यादातर यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, वो प्रॉब्लम होती है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सेल्फ इंट्रोसेप्शन से कर सकते हैं, और स्वादिष्ठान चक्रा से ही ये रिलेटेड है। ओके, सो और क्या रह गया? सिर्फ एक हमारा, आप लोगों ने वो करा है ना, एक्यूट एंड क्रोनिक? यस मैम, किया है। यस मैम। यस, ओके। अरे वो मैंने ही तो कराया था।
मैंने तो कराया था, अब याद आया। ओके, एक्यूट एंड क्रॉनिक में हमने क्या देखा था, ये पता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अभी तो आप इसका लीजिए, जब आप धीरे धीरे एज ए काउंसलर काम करेंगे बड़ा मजा आएगा। जितनी भी देखिए कोई इमरजेंसी क्या बोलते हैं, आपातकालीन जो सिचुएशंस आती हैं, दे आर गोइंग टू नोन एज कि वो एक्यूट सिचुएशन है। सांप का काट लेना, कोई एक्सीडेंट होना, कोई हार्ट पेशेंट सांस लेने में कठिनाई होना, उनको हम ये मानते हैं। इनको हम अपनी जिंदगी में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इनकी इंटेंसिटी को, इसके असर को हम जो है थोड़ा कम कर सकते हैं। और उसको कम करने के लिए हमने इसमें क्या सीखा था, हमारा इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की जरूरत है। हमारा इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को जो है थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें हमने सीखा था कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई भाषा सीखना, कोई नया कोर्स करना, कोई म्यूजिक सीखना, कोई डांस करना, ऐसी सारी चीजें जो है वो हमारी इसके अंदर आती हैं। और एक्यूट के अंदर वही जो अस्थमा का अटैक होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या बहुत ही कोई एग्रेसिव लाइक तरीके का साइनस की प्रॉब्लम है, ट्यूमर, वो सारी जो है हमारी एक्यूट में आती है। क्रॉनिक अगर बोले, क्रॉनिक प्रॉब्लम कब आती है, जब हम अपने कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं बड़े लंबे 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 समय तक, हम उसकी आदत डाल देते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो हाइपरटेंशन, थायराइड को हम इसी के अंदर जो है वो लेके चलते हैं। और इसका मेन रीजन क्या होता है, माइनर डेविएशन, माइनर डेविएशन फ्रॉम दी पर्पस ऑफ लाइफ। हमने 90% तो अचीव कर लिया, 10% करना है। ये तो वही बात है, हाथी निकल गया, पूंछ निकलनी बाकी है। और सर बोलते हैं ये 10% ही ढूंढना मुश्किल है, और मैं इसका जीता जाता एक सबूत हूँ। मेरे 2 महीने लग गए, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे कमी है मेरे अंदर, क्योंकि 10% डेविएशन था। आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड इट, मैं नहीं उसको निकाल ही नहीं पा रही थी। तो वो इसके अंदर आ जाता है। और वो याद है हमने वो दीप्ति जी ने वो बिल्ली की एक स्टोरी भी सुनाई थी कि हम कभी कभी वो खुद ही हम बिलीफ सिस्टम, वो हमें देखना पड़ता है। ऐसा होता है, अरे किसने बोला, कहाँ कैसे होता है, देन वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। और जब हमें न्यू ड्रेसेस, न्यू ऑर्नामेंट्स, न्यू हाउसेस शिफ्टिंग, ये हमारी क्रॉनिक सिचुएशन के बारे में दिखाते हैं। हाँ, मैं भी कहूंगी बड़े खूबसूरत सपने आते थे, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस के, अब तो सपने आने बंद हो गए हैं। कम से कम इतनी सुंदर सुंदर मैं ड्रेसेस पहनती थी, इतना मजा आता था। और जो हमारे बैक टीथ होते हैं ना, वो भी इसमें, जैसे वो प्री मोलर वगैरह, वो भी क्रॉनिक डिजीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ जो मेरे पास आपका सिलेबस है, मैंने 1 टैप और 2 टैप करा दिया। वेडनेसडे अगेन आई विल बी टेकिंग योर क्लास, तब हम बड़े प्यार से वो 3 टैबलेट और एक 4 ऑब्स्टेकल्स आपने करे हुए हैं, और गोल्डर ग्रास हम वो करेंगे। अब अगर इनसे रिलेटेड कोई किसी को पूछना है, या दीप्ति जी आप कुछ बताना चाहें तो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम अभी आपने बताया कि ये प्लीमर तो टूथ के लिए बताया ना आपने, अभी उसके बारे में एक बार क्लियर कर दीजिए आप। वो सिर्फ एक सेकंड, मृदाली, जस्ट वो मम्मा भी कॉल यू बैक। हाँ जी, मैंने ये बताया था कि जो हमारे बैक टीथ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी हमारे को क्रॉनिक सिचुएशन का ही इंडिकेट करती है। ओके, ठीक है, मैम वो कैसे समझे कि अगर वो परेशान कर रहा है या क्या, तो उसके लिए मतलब क्या स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, ये नहीं समझ में आता। देखिए वो क्या होना चाहिए, वो चीज काउंसलिंग में समझ में आएगी। Okay. देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आइए, मैं समझाऊंगी, आप काउंसलिंग में आइए, मैं समझाऊंगी कैसे, मतलब वो तो ना केस टू केस हो जाएगा। अभी तो सिर्फ अभी आपको ये है कि ये प्रॉब्लम जो होती है, ये भी हमारी क्रॉनिक सिचुएशन को करती है, और सच में करती है। थैंक यू मैम। वो हमारी वो भी मैंने देखा हुआ है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था ना दीप्ति जी, दांतों का। इवन आई हैव सीन, वाओ, एक छोटी सी क्यूट सी बेबी आई है मधु जी के पास, हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लास में, है ना। हाँ जी, चलिए दीप्ति जी बारी बारी ले लें हम। हाँ हाँ बिल्कुल। नीतू जी है, नीतू। हाँ नीतू जी, हाँ पूछिए आप।
पहले हाँ। तो मुझे बताइए ये नीतू जी बोलेंगे कि नीटू जी? आप जो कह लीजिए, मुझे क्योंकि दोनों। मेरे ब्रदर का नाम है नीटू। नीतू। हाँ वही तो, उसका नाम नहीं, नीटू है घर नीतू का। हाँ जी नाम है। बताइए। गुड ओके गुड ओके, इवनिंग मैम। एक्चुअली वेरी मैं गुड। भी माइनर मिस्टेक्स की ही पूछ रही थी कि वो होते क्या है, लेकिन आपने बोला कि वो काउंसलिंग हाँ में ही पता चलेगा, हाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए और सबके अलग अलग होते हैं ना, वो बिल्कुल काउंसलिंग में बिल्कुल, पता हाँ, तो चलेगा। हाँ मैं बस जी जानना चाह रही थी, क्योंकि मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, तो इसीलिए मुझे वो समझना था। तो ठीक है, वो काउंसलिंग में अपने हाँ समझ लेंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये मैम, डायबिटिक फिर किस में आएगा? डायबिटिक के बारे में आपने नहीं बताया। डायबिटिक्स हम अभी प्रॉब्लम वाइज नहीं कर रहे हैं, आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स में अगर किसी में एक में वो अभी आप लोगों का मेरे ख्याल से बीपी और उसका आया है। हाँ, अभी आपने बीपी के बारे में तो बताया। हाँ वो अभी हाँ। अभी आपके और आएंगी ना, अभी तो अच्छा। आपके और आएंगे। और मैं एक और चीज नीतू जी जरूर बताना चाहूंगी, चाहे हाँ बीपी हो, चाहे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, चाहे माइग्रेन हो, सिर्फ एक टैबलेट नहीं लगती। हाँ हाँ, वो तो मैम हाँ कोर्स करते करते समझ में आ रहा है कि आपको हर एक सिर्फ, टैबलेट थोड़ी हाँ थोड़ी जी। लेती रहनी है, और हर एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको और चलना है, पता है वो तो। प्रोग्रेस के साथ ना टैबलेट भी चेंज हो जाती हैं। यस, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो भी कोर्स, हाँ हाँ, वो कोर्स अभी में आप समझ में अभी आता आगे करेंगे, आपको लास्ट है। में बहुत ब्यूटीफुल, जब आप थर्ड उस पे पहुंचेंगे आपको बहुत चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। शकुंतला जी आप पूछिए। कल्पना जी सपने के बारे में ऐसा ही आएगा, अब जहाँ नोट्स में अगर कुछ बताया हुआ, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको अच्छे कपड़े दिखते हैं, ऑर्नामेंट्स दिखते हैं, ऐसे करके ही आएगा, ठीक है, अगर आया तो। हाँ जी शकुंतला जी। हाँ जी नमस्ते मैम, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। हाँ जी तो फर्स्ट है कॉस्मिक एनर्जी का। कॉस्मिक एनर्जी कैन बी डिटेक्टेड विद किरलियन फोटोग्राफी एंड एनर्जी पैटर्न कैन बी सीन बाय डाउसिंग। इसका मतलब क्या है? ये ना एक क्या होता है, जैसे हमारी ना फोटो होती है, हम उनको अपनी फोटो दे देते हैं, तो ये ना उन लोगों ने एक मशीन खरीदी होती है, उस मशीन के अंदर वो हमारी पिक डालते हैं। अब देखो टेक्नोलॉजी वाली बात है, तो उससे ये पता चल जाता है हमारा ऑरा क्या है, कैसा है, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पैचेस है, मतलब कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी रुकी हुई है। वो लोग पेड सर्विस देते हैं, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना तो कई लोग होते हैं वो पेड सर्विस देते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हायर सेल्फ और ओवर सेल्फ एक ही चीज है हाँ या जी हाँ डिफरेंट? जी। और इनर सेल्फ क्या है फिर? इनर सेल्फ तो हमारी अंतर आवाज हो गई, हमारी अंदर की आवाज। वैसे अच्छा, हम अंडर सेल्फ हैं, हम ये जो आके अब हम जो भी काम कर रहे हैं हम अंडर सेल्फ हैं, वो तो वैसे ही हम बोलते हैं ना, हमारी इनर वॉइस अपनी अंदर की आवाज पे जाएगी। यानी इनर सेल्फ इनर वॉइस हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ओवर सेल्फ इज द ट्रायून सेल्फ कंसिस्टिंग ऑफ डूअर, नोअर एंड थिंकर। हाँ जी, डूअर, जो ओवर सेल्फ है वो ट्राईयून है, त्रिकोण है। तो उस त्रिकोण में क्या क्या है, एक जो एज ए डूअर करना, एक एज ए नोअर जानना, और एक एज ए थिंकर। अभी के टैबलेट में सिर्फ ये नेम है, अभी और जब विस्तार से और अभी पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल हाँ जाएगा। हाँ। तब और विस्तार से करेंगे। और ये मेजर डेविएशन पॉइंट ये क्या चीज है? अलग अलग इसमें 10%, 40%, अभी 90% अभी तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका सोल प्लान है, अगर जो सोल प्लान आप लेकर आते हैं लेकिन यहाँ पे आके जो भूल जाते हैं, या अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पिछले जन्मों के जो हमारी पॉजिटिव चीजें थी वो सब अच्छा चला रही थी, लेकिन यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए थे वो तो किया ही नहीं। तो जब वो नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में मेजर डेविएशन पॉइंट आ जाता है। कोई भी समाज, कोई डेविएशन, डेविएशन अंतर, अंतर। अंतर, अच्छा, ठीक ठीक डेविएशन बोल रही हूँ मतलब ना? कि अंतर, मतलब डिफरेंस। अपनी अपनी उस पोजीशन से दूर हटना, दूर हटना, मतलब नहीं, जिस डेविएशन इज एक्चुअली, डेविएशन मींस डिफरेंस, मेजर डिफरेंस पॉइंट, यानी कि जो आप सोल प्लान लेकर आए थे आप उससे बहुत डिफरेंस का काम कर रहे हो, बहुत डिफरेंस का काम कर रहे हो। जैसे कि मेरे उसमें जो था तो मैं बहुत डिफरेंस कर रही थी, मैं ज्यादा मटेरियलिस्टिक काम किए जा रही थी,
मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, मैं बहुत मटेरियलिस्टिक काम कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, जरूरत से ज्यादा मैं दे रही थी। मेरे को स्पिरिचुअलिटी की भी थी, क्योंकि वो मेरा सोल प्लान था, वो मेजर डेविएशन पॉइंट। ठीक है, और वो जो 10% ये एक प्रोबेबल प्रतिशत बनाई गई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कि जो लोग अपने सोल प्लान से 10% डिफरेंस काम कर रहे होते हैं उनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो 40% कर रहे होते हैं उनको जो है वो मसल्स की प्रॉब्लम होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, And, चिंतला जी, चिंतला जी आप पूछिए। भैरवी शाह आप पूछिए, भैरवी जी। हाँ हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। ये आपसे पता है एक्यूट सिचुएशन में, तो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हम हाउ कैन वी कम आउट ऑफ इट, तो नोट्स में ऐसा कुछ दिया है, बाय मेंटेनिंग स्टेबिलिटी द वे ऑफ मेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट ऑफ द सिचुएशन and the manner or the way of receiving external support is the way to come out of emergency. इसका मतलब, एक मिनट, आप किसका बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ ना कि आप एक्यूट सिचुएशन जो है ना उसको अगर आपको ठीक करना है, तो जैसे एक्सीडेंट से रिलेटेड है या किसी को अचानक से ही जो प्रॉब्लम आ जाती है वो एक्यूट सिचुएशन होती है। तो बाहरी हेल्प का मतलब है कि अगर आपको उस समय जैसे रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो अगर कोई बाहर व्यक्ति आपको दिखा तो आप उनकी हेल्प से, जैसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना हुआ, या किसी की रास्ते में तबीयत खराब हुई अचानक से, एक्यूट मतलब अचानक से है ना, इमरजेंसी कंडीशन, तो आप बाहर वालों की हेल्प लेके उस स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्यूट सिचुएशन को खत्म नहीं, वो हर इंसान को अपने जीवन में सहनी ही पड़ती है। ठीक है, अच्छा उसको सह के ही खत्म हो सकता है, हाँ, मतलब वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जितना दुख आना है उतना दुख नहीं आएगा, और बाहरी हेल्प से इमीडिएट आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये सब करके आप उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो जो तकलीफ है वो तो रहे, वो तो मतलब जैसे जीवन बच गया और थोड़े में तकलीफ कम हो गई, ये हो गया। थैंक यू मैम। ओके, मेरे ख्याल से वो चिंतला जी, हाँ पूछिए आप। चिंतला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही चिंतला जी। पता है, आपने एक बारी रीजॉइन कर लीजिए, आपके नेटवर्क पे इशू आ रहा होगा, आप एक बारी रीजॉइन कर लीजिए। हाँ जी, भैरवी जी आप पूछिए। उन्होंने पूछ लिया। सोनाली जी आप पूछिए, हैंड अपना नीचे कर दीजिए, जो पूछ ले रहे हैं अपना हैंड लोअर कर दीजिए। यस मैम, मैंने हिंदी के सभी नोट्स की पीडीएफ कराई थी, बट उसमें मेरे को ये एक्यूट वाले नहीं मिले हैं नोट्स, तो क्या और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है या मुझे दोबारा कराना है? ये वाले नोट्स नहीं मिले मुझे हिंदी में। आपने अपना पीडीएफ चेक किया? हाँ मैम, अभी चेक किया, उसमें नहीं दिख रहे मुझे। लेकिन पीडीएफ तो सभी का कॉमन है दीप्ति जी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, और लोगों को भी मिल गए हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे? नहीं, तो वैसे भी मैंने वो एक्यूट वाले आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं, वैसे तो दिए ही होंगे, आप वैसे देख लीजिए, उसको वैसे पढ़ सकते हैं आप। हाँ, वो वैसे मैसेज में होंगे। सोनाली जी आप चेक कर लो। लें। हाँ, मैं नहीं तो दोबारा डाल देंगे दीप्ति जी, एक बार दोबारा डाल देंगे। पीडीएफ दिया था ना हमने, उसमें नहीं आए आई थिंक, अगर और हिंदी वालों को भी हो सकती है। अरे बॉस, दोबारा डाल देंगे। ओके जी मैम, जी मैम। ओके, हाँ जी मधु जी। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने अभी बता रहे थे हम कि कोई मेजर डिविएशन पॉइंट की हम बात कर रहे थे, सपोज हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तो हमें समझ में आता है कि हम अपने लाइफ पर्पस से दूर जा रहे हैं, जो चीज़ सीखने आए हैं या जो चीज़ हमें करना था हम उससे काफ़ी दूर जा रहे हैं। वैसे ही अगर लाइफ में अगर घर से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, जैसे व्हीकल तो फिर भी कम हो गया कि आप उसको खरीद सकते हैं दोबारा, मगर घर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, कई लोगों का घर जल जाता है या कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो हम उसको किस में डालेंगे? मेजर डिविएशन पॉइंट में रहेगा
या वो तो जैसे हमने वो नहीं करा अभी यूनिवर्सल एनर्जी के अंदर कि अगर हमारे को है ना उसमें हाउस का हमने किया है उनसे रिलेटेड अगर क्लियर नहीं हो पाया था मैम मुझे। यस मैम हाँ वो तो हमने उसमें ही करा ना अभी। ये थोड़ा तो clear- ऑब्जेक्ट साइंस हो गई ना पूनम जी। ये ये तो ऑब्जेक्ट साइंस है, ये मतलब मैं ये एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि अभी जो पेपर देना है वो जो आपको नोट्स दिए हुए हैं जो उनके एग्जाम्पल्स हैं पता है अभी उन्हीं पर फोकस कीजिए। आई नो इट इज सच अ ब्यूटीफुल लर्निंग कि दिल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं है ना वो हो Yeah. जाता है लेकिन अभी मैं कहूंगी आप अपना फोकस इसी पे रखिए जो इसमें दिया गया आपको पेपर इसी में से आएगा तो फिर अभी उन चीजों को नहीं डालते। मेरा सिर्फ ये है कि शायद इज दैट बिकॉज जैसे आपने व्हीकल के बारे में बताया था उस समय दैट वी नीड टू गो इनर, लाइक वी नीड टू गो इन एंड अंडरस्टैंड कि हमारी कोई इनर लर्निंग है जो हमें अंदर जाके अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या क्या हमको करना चाहिए समथिंग। देखिए मधु जी अगर माइनर मिस्टेक है मेजर मिस्टेक है मैं वैसे कह रही हूँ कोई ड्रीम है कोई एक्सपीरियंस है झांकना तो अपने अंदर ही पड़ता है ना। इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही हाँ, पड़ेगा, उसी से पता counselor चलेगा। as a counselor two ways are there either like we can push you gracefully or we can give you the way how to dive deep in the sea still if you are not doing we will be pushing you hard अब ढूंढो so वो खुद ही करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा ठीक है ओके जी ओके I think all questions done यस कोई ओके और डे आफ्टर टुमारो हम मिलेंगे। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोग 3 टैबलेट जो मेरे पास हैं 3 मेजर कॉजेज ऑफ इलनेस लक्ष्मी पार्वती 3 टाइप्स ऑफ धर्मास 3 टाइप ऑफ तापम 3 टाइप्स ऑफ सर्विस एंड